Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Hello everyone, मेरा नाम श्रुति राज लक्ष्मी है. I have secured rank 25 in UPSC CSE 2021. So I'm going to share my strategy कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया. इसको बताने से पहले I will basically give a brief background कि कहाँ से मैं हूँ और मैंने क्या किया है. सो मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो है वो जमशेदपुर झारखंड में हुई थी और उसके बाद मैंने 12th अपना दिल्ली से किया है. उसके बाद जो है मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में IIT BHU वाराणसी से हुआ है. उसके बाद मैंने 8 महीने के लिए एक कंपनी गोल्डमैन सैक्स में काम किया था बेंगलोर में. सो एक्चुअली यूपीएससी के प्रति जो मेरा इंक्लिनेशन है वो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से ही थोड़ा सा होना शुरू हो गया था, बिकॉज़ मुझे लगा कि जो भी मैंने सीखा है उसका एप्लीकेशन सोसाइटी के लिए इस माध्यम से पॉसिबल हो सकता है. पर उस टाइम तक एक्चुअली मेरी जॉब लग चुकी थी तो मुझे थोड़ा छोड़ने में भी डर लग रहा था, क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जॉब के साथ. पहली बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक ट्रायल अटेम्प्ट देकर देखते हैं. सो मैंने 2019 में ग्रेजुएशन ख़त्म होने और जॉब ज्वाइन करने के बीच में एक अटेम्प्ट दिया. सिंस मैंने इसकी तैयारी अच्छे से नहीं की थी, और इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, वो भी एक बार, और इसको पढ़कर मैं एग्ज़ाम देने के लिए चली गई. तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ. इससे मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि अगला अटेम्प्ट जो मुझे देना है, अगर आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस एग्ज़ाम, अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो वो अटेम्प्ट जो है बहुत सीरियस होना चाहिए. इसीलिए मैं इस पर एक और अटेम्प्ट इस तरह की तैयारी के साथ वेस्ट नहीं करूँगी. सो मैंने 2020 में, सिंस मुझे 6 मंथ्स एक मिनिमम पीरियड जॉब करना था, वो जॉब मैं करती रही, और उसके बाद जब मेरा फाइनल मन बन गया तो मैंने ये जॉब छोड़ दी. और जॉब छोड़ने के बाद डेडिकेटेडली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग की अब मैं 2021 अटेम्प्ट को टारगेट करूँगी. अब मैंने शुरू कैसे किया? सो मैंने शुरुआत से ही मेंस की तैयारी की थी, क्योंकि प्रीलिम्स एक इनिशियल स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम है, जिसके लिए आप लास्ट के 2-3 मंथ्स में स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं. बट तैयारी आपकी हमेशा स्टार्टिंग से मेंस के लिए होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इसका सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही होता है, और जिसमें मेंस का ही सबसे ज़्यादा वेटेज होता है. सो कैसे मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की? मैंने क्या किया कि मैं एक 2 सब्जेक्ट्स को साथ में उठाती थी. सो जैसे मुझे पॉलिटी और ज्योग्राफी साथ में करना है, सो मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत उठाई, ज्योग्राफी में जो है मैंने NCERTs उठाई, उनको पढ़ा. एक बार बेसिक रीडिंग बिल्कुल एक नॉवल या फिर स्टोरी बुक की तरह पढ़ा, और उससे जो है मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई. और ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए करती थी, और जहाँ पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, आई इंश्योर्ड कि मैं उसको गूगल करके या फिर कोई और रिसोर्स से समझने की कोशिश करूँ. ये स्पेसिफिकली लोगों के साथ, मेरे साथ तो ज्योग्राफी में बहुत होता था, स्पेशली 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, देयर वर मेनी टर्म्स जो मुझे समझ में नहीं आते थे. सो आई यूज़ टू गूगल दोज टर्म्स और उनको समझने के लिए कोशिश करती थी. अब ये ही अप्रोच मैंने मोस्टली हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया. मैंने एक शेड्यूल ही बना लिया था कि इस महीने में मेरे को ये 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं, अगले महीने में 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं. सो इसमें अपने प्रति थोड़ा सा, मतलब हमें थोड़ा अपने आप को अकाउंटेबल बनाना पड़ता है. सो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं हर एक 2, जैसे मेरे पेपर्स ख़त्म हुए तो मैं उसका प्रीलिम्स का भी एक टेस्ट दे देती थी, और एक सेक्शनल टेस्ट जो मैंने ईयर लॉन्ग का ले रखा था, मैंने विजन में ले रखा था, तो मैं उनका ईयर लॉन्ग टेस्ट जो सेक्शनल पार्ट होता था, पॉलिटी का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, वो टेस्ट दे देती थी.
अब इससे भी पहले सिंस टेस्ट देने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एक आंसर होता क्या है। सो मैंने एडुकेटली जो है पुराने साल के जो भी टॉपर्स रहे हैं उनकी जो बुकलेट्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी साइट्स पर अवेलेबल होती हैं, उनको पे अच्छे से रिसर्च किया था कि हाउ आर वी सपोज टू राइट। बिकॉज थोड़ा स्कूल और कॉलेज में हमें डेप्थ में लिखने की आदत होती है, बिना स्ट्रक्चर के लिखने की आदत होती है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। सिंस ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और यूपीएससी का रिक्वायरमेंट ही ये है कि हम किसी इशू को मल्टी डायमेंशनल तरीके से ब्रॉडली कवर करें, ना कि डेप्थ में। सो उनके आंसर्स को देखकर मुझे ये पता चला कि यहाँ पर हमें हर एक डायमेंशन में सोचना होता है। सिर्फ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट काफ़ी नहीं है, 5-6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो आई थिंक एक सफिशिएंट नंबर ऑफ नोटबुक्स देखने के बाद मुझे थोड़ा सा उनका आइडिया लग गया था कि किस तरह से आंसर्स लिखना है, और इसी स्ट्रैटेजी को मैं अपने नोट्स बनाने में भी यूज़ किया करती थी। और डेफिनेटली जब वो फीडबैक देते थे तो उससे भी मुझे बहुत आइडिया लगता था कि मैं ठीक से लिख रही हूँ या फिर कहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन वगैरह इम्प्रूव कर सकती हूँ। बट इनिशियली जब मैं आंसर्स जो मैं सेक्शनल टेस्ट दे रही थी स्टार्टिंग में, उस पर मैं बहुत ज़्यादा मैंने मतलब टाइम लिमिट्स, प्रेजेंटेशन, ये सब पर बहुत काम नहीं किया था। इट वॉज मोर रिलेटेड टू कि मैं जो भी कंटेंट पढ़ रही हूँ उसको रिटेन कर पा रही हूँ या नहीं, ये सब चेक करने के लिए दिया था। अब ये आई थिंक मैंने 6-7 मंथ्स के लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो की। और करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने क्या किया, सो करंट अफेयर्स सिंस बहुत ही इतना ज़्यादा वॉल्यूमिनस होता है कि उनके नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाना शुरू किया तो मैं ऑफलाइन कॉपीज़ में बनाती थी, बट वो मुझे लगा कि बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। बिकॉज जब मुझे कोई पर्टिकुलर नोट सर्च करना पड़ता था तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। और इसीलिए मैं जो है एक एवर नोट नाम का एक एप्लीकेशन आता है, आपने शायद ना उसका नाम सुना होगा। सो उस पर जो है मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उससे क्या होता था कि मैं अपने नोट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती थी। अब जैसे मेंस के नोट्स बनाने हैं तो मैंने क्या किया कि मेंस के जो टॉपिक्स होते थे, जो हर एक टर्म है सिलेबस में, उसको एक कैटेगरी बना दी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मुझे कोई डिज़ास्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो मुझे सारे एक ही जगह पे मिल जाते थे। अगर आपको एवर नोट नहीं यूज़ करना तो आप इवन वर्ड का डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप बस अपना सब हेडिंग जो है वो मेंस के मेन सिलेबस में जो टर्म है, मान लीजिए डिज़ास्टर ही है, उसको दे दीजिए और उसमें उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट जो न्यूज़पेपर में आता है या फिर आपका करंट अफेयर बुकलेट में आता है तो आप उसको वहाँ पर नोट डाउन कीजिए। सो यही स्ट्रैटेजी मेरी करंट अफेयर्स की थी। रिगार्डिंग कि कौन सा बुकलेट पढ़ना चाहिए, कौन सी साइट पर ज़्यादा अच्छा करंट अफेयर्स है, ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। आप जो भी 3-4 जो भी रेप्यूटेड कोचिंग है उसमें से किसी एक सोर्स को ही फॉलो कीजिए। मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया का डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया था। ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स बेटर है या फिर कोई ख़राब है, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हैं, बस आप उसके साथ कंफर्टेबल रहिएगा। 4-5 रिसोर्सेस ऑफ करंट अफेयर्स के पीछे मत भागिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली फिर एक वो खिचड़ी बन जाएगी जिसको आप कभी रिवाइज नहीं कर पाइएगा। और अल्टीमेटली हमें जाकर प्रीलिम्स में टिक मारना है या फिर मेंस में जाके उसको लिखना है तो वो याद होना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए किसी एक रिसोर्स को फॉलो कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि कोई चीज़ किसी मैगज़ीन में कवर हो रही है, किसी में नहीं कवर हो रही है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। कोई अगर किसी मैगज़ीन ने आज कवर किया है तो कल कोई दूसरी मैगज़ीन भी उसको कवर कर देगी। और एनीवेज पॉसिबल नहीं होता कि जितनी सारी चीज़ें हैं हम सब पढ़ सके, तो आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। इतनी कोशिश कीजिए कि जो सब जानते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो ये मैंने स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स पर बात की। इसके अलावा मैंने 2-3 महीने के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, पर ये मैंने स्टार्टिंग से नहीं की थी। आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन मैंने क्या किया कि एक वेबसाइट आती है इनसाइट्स ऑन इंडिया करके, वहाँ पर डेली कुछ क्वेश्चंस निकाले जाते थे।
सो उसमें 7-8 क्वेश्चंस डेली आते थे। तो मैं अपने हिसाब से, अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मेंस का सिलेबस को ध्यान में रखा है तो उसके हिसाब से आप वहाँ से टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस को चूज़ करती थी कि क्या ये मेंस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, और हर दिन जो है मैं 2 क्वेश्चंस वहाँ पर उनसे चूज़ करके उसके अपने से ही आंसर्स लिखती थी और अपने से ही मोस्टली इवैल्यूएट करती थी। एक बार अगर आप पास्ट ईयर टॉपर्स के जो पेपर्स हैं वो देख लेते हैं तो आपको मोस्टली आइडिया लग जाता है कि कैसे आंसर्स लिखने चाहिए और आप आंसर्स ठीक से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। हाँ, इस टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट बिल्डिंग पर काम किया। सो मैं आंसर्स जो है वो डायरेक्टली नहीं लिखती थी, आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर देम। सो मान लीजिए 2 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। सो जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उस आर्टिकल के लिए ही नहीं जिसको यूजुअली इन साइट्स पर रेफरेंस किया जाता है, मैं सिर्फ उन्हीं आर्टिकल से सिर्फ डेटा नहीं लेती थी, मैं और भी आर्टिकल्स के लिए सर्च करती थी ऑनलाइन कि उनमें भी कुछ ऐसा कमिटी डेटा या फिर कोई भी स्टैटिस्टिक अवेलेबल है जिसको मैं अपने आंसर्स में कोट कर सकती हूँ, या किसी डायमेंशन को मैंने नहीं कवर किया तो मैं उसके लिए एग्जॉस्टिवली हर जगह सर्च करती थी। मेरे स्टैटिक नोट्स में भी देखती थी या फिर कहीं और भी ऑनलाइन मैं कोई गूगल करके देख लेती थी कि इस एस्पेक्ट को कहीं पर कवर किया गया है या नहीं। सो इस तरह से मेरा बहुत सारा कंटेंट जो है ये 3 महीने में बिल्डअप हो गया डेली आंसर राइटिंग करने से। मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पर आपको स्पेसिफिकली जो है कंटेंट प्रिपरेशन पर फोकस करना है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट्स और बहुत ज़्यादा अपने से इम्प्रॉम्प्टू आंसर्स लिखने की कोशिश नहीं करनी है। इम्प्रॉम्प्टू आंसर्स आप चेक करने के लिए जो सेक्शनल टेस्ट्स लिख रहे हैं उसके थ्रू आप ऑलरेडी चेक कर ही सकते हैं। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी आंसर राइटिंग जो मैंने प्रीलिम्स से पहले की। अब प्रीलिम्स के 1.5-2 महीने पहले मेरा पूरा फोकस प्रीलिम्स पे था, बिकॉज डिस्पाइट इट बीइंग ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, अभी क्या हो गया है कि प्रीलिम्स थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। सो उसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन। सो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने जो है 1.5 महीने पहले मैंने हर दिन जो है एक मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप उसको एक एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी से आपकी गेस वर्क एबिलिटी डेवलप होगी। बिकॉज फाइनल एग्जाम्स में आप कितना भी प्रिपेयर करके जाएंगे, आपको 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली यू हैव टू यूज़ सम अमाउंट ऑफ गेस वर्क, और गेस वर्क हमारे ब्लाइंड गेसेस नहीं हो सकते, दे शुड बी इंटेलिजेंट वंस, और वो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आता है। सो मैंने यही किया, मैं हर दिन एक क्वेश्चन पेपर को नॉर्मल एग्ज़ाम जैसे एनवायरनमेंट में सॉल्व करती थी, और उसको सॉल्व करने के बाद मैं उसको एनालाइज करती थी। एनालाइज करना हुआ मतलब जो भी आपने गलतियां की, कहीं पर आपका गेस वर्क गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, या फिर आपने कुछ नया सीखा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है, तो मैं उस चीज़ को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मैंने भी यही किया था, और ये प्रैक्टिस मैंने 1.5 महीने तक ऑलमोस्ट किया था। एंड साइड बाय साइड आई ऑल्सो फोकस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या करना है कि हर एक ऑप्शन भी जो पुराने क्वेश्चंस का आया है ना, उसको एनालाइज करना है कि वो क्या है, क्यों है। क्योंकि अगर कोई ऑप्शन पिछली बार गलत भी आया था, वो मान लीजिए उसका आंसर नहीं था जिस क्वेश्चन में पूछा गया, वो अगले साल उस पर ही क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। इसकी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। कभी कभी यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। तो ये सब क्वेश्चंस में तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपके पास रिसोर्स मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सबके पास है। तो उसको एनालाइज अच्छे से कीजिए। आई वुड एडवाइस कि पिछले 20 साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए, हर एक ऑप्शन को एनालाइज कीजिए और उनके नोट्स बना के उसको रिवाइज कीजिए। इनफैक्ट 10 दिन पहले प्रीलिम्स के आप जो है यही पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर एज एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा यूपीएससी फ्रेम ऑफ माइंड में आप घुस जाते हैं कि जिस तरह से वो ऑप्शन सेट कर रही है, हमें कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये सब थोड़ा सा आ जाता है। सो मेरा तो यही मानना है कि लास्ट 10 डेज बिफोर प्रीलिम्स हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का सॉल्व करना चाहिए।
सो और अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप प्रीलिम्स देने के लिए जाइए, बी वेरी कॉन्फिडेंट, आराम से, क्योंकि आपको गेसेस लेने पड़ेंगे। और अगर आपने सफिशिएंटली अपना गेस वर्क डेवलप कर लिया है तो आपको एक ये भी आइडिया होगा कि कितना अटेम्प्ट करने पर आपके मार्क्स आ जाते हैं। सो 1.5 महीने में मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ था कि मुझे जो है अराउंड 90+ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा गेस वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो मुझे 90+ करना ही होता था, तब जाके मेरे कुछ 60 से 70 क्वेश्चंस जो है 70 तो बहुत मुश्किल से ही 60 से 70 के बीच में ही क्वेश्चंस सही होते थे। और यही मेरे फाइनल एग्ज़ाम में भी हुआ। मेरे अराउंड 65 क्वेश्चन सही हुए और 30 आई थिंक गलत हुए थे। सो ये मेरी प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रैटेजी थी। एक बार प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर आपको एक रफ आइडिया है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो प्लीज़ स्टार्ट इमीडिएटली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बिकॉज बहुत कम टाइम होता है और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो मेंस के लिए स्पेसिफिकली बिटवीन दिस ड्यूरेशन मैंने अब जो पेपर्स जिनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था उस पर फोकस किया। सो ऐसे में मैंने क्या किया कि मुझे इस पेपर से काफ़ी डर लग रहा था, बिकॉज मैंने कोई भी ऐसे प्रीलिम्स के पहले प्रैक्टिस किया नहीं था। सो ऐसे में मैंने पहले 2 एसेज लिखे तो मुझे एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला, जिसको मैंने बाद में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की अपने सब्सिक्वेंट एसेज में। तो फिलोसफिकल एसेज में जनरली पीपल एडवाइस की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल वाले डायमेंशंस जो हैं उस तरीके से लिखना चाहिए, विच इज़ गुड। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप लिखें। पर मुझे ये फीडबैक मिला था कि जब मैं इस तरह से ऐसे लिखती हूँ तो मेरा ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस्ड हो जाता है, जहाँ पर आई एम नॉट एबल टू पुट अक्रॉस माई आइडियाज़। सो मैंने ये डायमेंशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया फिलोसफिकल एसेज में। मैंने अपने डायमेंशंस बनाना शुरू किया जो कि मोस्टली एथिकल नेचर के होते थे। सो जैसे मेरे फाइनल पेपर में एक ऐसे आया था, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज़ यूटोपिया एंड मटेरियलिज्म इज़ अ किमेरा। सो इस के मैंने कैसे डायमेंशंस बनाए थे वो मैं बताती हूँ। सो मैंने पहले एक एनेक्डोट से शुरू किया था, बुद्धा से ऐसे को रिलेट किया था, और उसके बाद जो है आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि वांटलेसनेस क्या होता है, और फिर मैंने अपने डायमेंशंस बनाए कि व्हाई वांटलेसनेस इज़ अ यूटोपियन सिचुएशन। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो मेरा पहला डायमेंशन यही था कि व्हाट इज़ वांटलेसनेस, उसके बाद कि व्हाई वांटलेसनेस इज़ अ यूटोपियन सिचुएशन। तो इसमें मैंने ऐसे डायमेंशंस बनाए कि इंसान जो है अगर वांट्स के बिना रहता तो अभी का जो प्रोग्रेस है वो अचीव नहीं हो पाता। सेकेंड डायमेंशन ऐसा था कि हमें काइंड ऑफ बचपन से इसी तरह से पाला पोसा जाता है कि वी रन आफ्टर वांट्स, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए हमें तैयार किया जाता है, एंड वांटिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, फैमिली, ये सब कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही मैंने 5-6 डायमेंशंस जो मेरे खुद के आइडियाज़ थे उन पर सिंपल पैराग्राफ्स लिखे थे। उसी तरह से जो वो मटेरियलिज्म इज़ अ किमेरा वाला पार्ट था सेकेंड ऐसे का, इसी तरीके से मैंने 3-4 पॉइंट्स बनाए कि मटेरियलिज्म एक किमेरा, एक इल्यूजन या फिर किमेरा सिचुएशन क्यों है। तो और उसके बाद मैंने कंक्लूजन में मिडिल पाथ जो बुद्धा ने दिया था उससे कंक्लूड किया। सो ये इस तरह से मैंने डायमेंशंस बनाना सीख लिया। बट आई वुड से कि इससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कोई भी चीज़ जो ऐसे में लिख रहे हैं उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। सो थोड़ा सा इनोवेटिव लिखने की कोशिश कीजिए। ब्लैंड नहीं लगना चाहिए, मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए, एक जीएस के आंसर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि जो मैंने सेकेंड ऐसे लिखा था रिसर्च इज़ अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज पर, सो जो मेरा सेकेंड ऐसे था रिसर्च इज़ अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज पर, उसमें मैंने 4-5 पैराग्राफ्स ये जस्ट एक्चुअली में रिसर्च और नॉलेज की ब्लाइंड के बीच में जो एसोसिएशन है उसको एक्चुअली एक ब्लाइंड डेट से कंपेयर किया था।
तो ये थोड़ा इनोवेटिव लगता है, इस तरह से जनरली लोग नहीं लिखते हैं। मतलब अगर मेरे को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जीएस आंसर जैसा ऐसे लिखना होता तो मैं सिंपली जो है रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के चैलेंजेस क्या है, रिसर्च के बेनिफिट्स क्या है, इस तरह से नॉर्मली लिख सकती थी। पर मैंने एक्चुअली वो 4-5 पैराग्राफ्स जोड़े जहाँ पर मैंने उनके बीच में कंपैरिजन किया और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली लिखा। और उसके अलावा जो है फिर मैंने बताया कि इस ब्लाइंड डेट से दुनिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस ब्लाइंड डेट से इस ब्लाइंड डेट में बाधाएं या चैलेंजेस क्या आ रही हैं और इसको बनाकर कैसे रखा जाता है। सो अल्टीमेटली एक फ्रेमवर्क जीएस के आंसर का ही है, जहाँ पर मैंने बताया कि रिसर्च का बेनिफिट्स क्या होता है, पॉइंट्स मैंने वही लिखे हैं, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस इनोवेटिवली कर दिया है। और तीसरी बात ये है कि जो भी लिखिए कन्विक्शन के साथ लिखिए, आपके अंदर से कंटेंट आना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए ऐसे लिखते समय। मतलब कोई भी बेसिकली लेट द कंटेंट काइंड ऑफ फ्लो आउट फ्रॉम योर हार्ट, मतलब कोई भी बंदिश नहीं होनी चाहिए ऐसे में। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और कोट्स वगैरह कलेक्ट किए थे जो आई थिंक सभी करते हैं। अब एग्जाम्पल्स में भी थोड़ा कोशिश कीजिए कि स्टैंडर्ड जीएस के डेटा कमिटी से अलग एग्जाम्पल्स हों, पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स हों जिसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे मैंने पद्मा अवॉर्डीज़ जो हैं उनके एग्जाम्पल्स को काफ़ी ज़्यादा कोट करने की कोशिश की थी अपने एसेज में। सो वो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। अदरवाइज एक्सप्रेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपका जितना भी सोर्स है इज़ इनफ फॉर ऐसे। इसके लिए कोई अलग से प्रेपरेशन या फिर कोई अलग से क्लास करने की मेरे ओपिनियन में ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं किया था, मैंने बस टेस्ट लिखकर काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी। अब एथिक्स के लिए 2 बुक्स आती हैं, एक लेक्सिकॉन एक बुक आती है और उसके बाद एक जीएस सुब्बाराव की बुक आती है। सो मैंने वो बुक्स लिए थे बट मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं डेवलप हुआ उन बुक्स के साथ, तो मैंने लेक्सिकॉन की एक बेसिक काइंड ऑफ रीडिंग करके सिलेबस जो था एथिक्स का उसके हिसाब से नोट्स बना लिए। अब जैसे जो वैल्यूज़ वाला पार्ट है तो हर एक वैल्यू का मैंने खुद का डेफिनेशन बनाया, खुद के पर्सनल एग्जाम्पल्स या फिर कोई ग्रेट पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स या फिर इवन माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स। और अगर कोई न्यूज़पेपर में भी एग्जाम्पल आपको लग रहा है जो आप फिट कर सकते हो तो वहाँ से भी आप एग्जाम्पल्स ले लें और हर एक वैल्यू पर 3-4 पॉइंट्स जो है सिग्निफिकेंस पर बना ले। वैसे ही ARC रिपोर्ट्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स एथिक्स के सिलेबस में है, जैसे सिटीजन्स चार्टर वगैरह, तो इंश्योर कि आपका उस पे कंटेंट जो है वो डेवलप्ड हो। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बट इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बिकॉज एथिक्स काफ़ी लेंदी हो जाता है कभी कभी। मेरे साथ ये फाइनल एग्ज़ाम में हुआ जहाँ पर मुझे 10 मार्कर्स जो है वो 5 या 10 मार्कर्स मुझे लास्ट के 15 मिनट में लिखने पड़े, तो उससे मेरी कंटेंट की क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और डेफिनेटली उससे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। तो आप जो है सफिशिएंटली जो है एथिक्स के पेपर्स की प्रैक्टिस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर लीजिए ताकि आप जो है टाइम लिमिट्स के अंदर लिखना सीख जाएं। अदरवाइज़ फॉर जीएस मेरे जो पहले नोट्स बने हुए थे जीएस 1 के 2 या 3 के जो मैंने प्रीलिम से पहले बनाए थे, मैंने वही नोट्स को लिया और रिवाइज़ किया। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रिसोर्स मटेरियल हर जगह होता है वही यूज़ किया, सच कोई स्पेशल चीज़ें नहीं यूज़ की। सो आई थिंक बेसिक टॉपिक्स का तो बुक लिस्ट पता ही होता है, तो मैं स्पेसिफिकली जो मेंस के अलग टॉपिक्स हैं उनका अपना रिसोर्स लिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। सो अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है तो उसके लिए मैंने सिर्फ अर्जुन देव की NCERT और थोड़ा बहुत विजन का वैल्यू एडिड मटेरियल यूज़ किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के लिए इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो बिपिन चंद्रा की बुक आती है वो यूज़ किया था और अगेन थोड़ा सा विजन का जो भी वैल्यू एडेड मटेरियल था। सोसाइटी पार्ट के लिए मैंने कोई बुक या मटेरियल रेफ़र मोस्टली नहीं किया था, जो भी मैंने आंसर राइटिंग से सीखा था वही यूज़ किया, प्लस मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था तो मेरा काफ़ी कंटेंट वहीं से कवर हो गया था। GS2 में गवर्नेंस के लिए मैंने वही ARC रिपोर्ट्स पढ़ी थी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए
मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट और जो भी करंट अफेयर बुकलेट्स कवर करते थे सम स्टैंडर्ड 10-15 कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस के लिए नोट्स बना लिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो मेरे पास नोट्स थे उन्हीं को रिवाइज़ किया था, जो अगेन करंट अफेयर्स बुकलेट से ही आए थे। GS3 में मैंने मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे पर मेरा रिलायंस था, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके अलावा फिर इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वो मैंने टाटा मैग्रॉ हिल की जो बुक आती है उसको फॉलो किया था। उससे बस बेस नोट्स बनाए थे और फिर लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो मैंने करंट अफेयर्स से ही उसमें ऐड किया था। साइंस एंड टेक के लिए मैंने एज सच कोई बुक फॉलो नहीं की थी, करंट अफेयर्स बुकलेट से ही मैंने सब कुछ किया था। सो ये ओवरऑल मेरा GS का और SA का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था। अब आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया इस बीच में, तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। ये टाइम है जब आपको अपने आंसर्स के स्ट्रक्चर के साथ साथ टाइम लिमिट्स पर भी फोकस करना है। सो सबसे मैंने पहले क्या किया कि मैं जो है हर दिन जाकर 2 टेस्ट लिखती थी और ये 2-3 दिन के इंटरवल पे होता था। मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो थी और मेंस में सारे क्वेश्चंस लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके आंसर्स बहुत एवरेज ही रहेंगे मोस्टली। तो हर क्वेश्चन में कुछ मार्क्स मिल जाए ऐसा इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने वही किया कि मैं हर दिन 2 टेस्ट लिखती थी, फिर अगले 2 दिन पे फिर से 2 टेस्ट लिखती थी और इससे मेरा काफ़ी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो गया। अब स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग में एक आंसर में मैं क्या इंश्योर करती थी, तो आंसर राइटिंग में आपको ये इंश्योर करना है कि थोड़ा सा आप इनोवेटिवली लिख रहे हैं। इनोवेटिवली का मतलब है कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैप्स यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स वगैरह ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आंसर में हर आंसर में आपको एक फ्लो चार्ट बना देना है। इफ़ यू फील कि क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से फिट बैठेगा तो मैं ऐसा मैं भी उसी हिसाब से फ्लो चार्ट यूज़ कर देती थी। सो जैसे किसी पॉलिसी का फीचर्स लिखना है और सिंस एक शॉर्ट पार्ट ही होता था वो क्वेश्चन का, तो मैं वहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना देती थी। सो ये चलता रहा। आंसर राइटिंग में मैप्स वगैरह बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अब जैसे कोई भक्ति लिटरेचर पे क्वेश्चन आया है तो आप एक्चुअली उसको एक मैप से बना के दिखा सकते हो कि तुकाराम ने मराठी पर अभंग्स लिखे थे। फिर उसके बाद इसी तरह से आप दिखा सकते हैं कि कबीर जो उत्तर प्रदेश के थे उन्होंने ब्रज भाषा यूज़ करना शुरू कर दिया था। नरसिंह मेहता गुजराती में लिखते थे। तो आपको अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली एक मैप से दिखा सकते हो, बिकॉज दोज आर द रीजन्स जहाँ पर ये लैंग्वेजेस डेवलप हुई। सो इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा आंसर्स को इनोवेटिवली एक्सप्रेस करना सीखिए और ऑल्सो फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको मल्टी डायमेंशनली किसी चीज़ को कवर करना है और आपको ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने हैं। तो अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती पॉइंट्स बनाएंगे, पर डेफिनेटली हम जितना सोच सकते हैं, जितना हमसे हो पा रहा है, हम उतने पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप स्पेस को पूरी तरह से यूज़ करने की कोशिश करें। अपार्ट इतना आई थिंक आंसर राइटिंग जब आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे और आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव करेंगे। कंक्लूजन में आंसर्स के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों में इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें लिखने का बहुत स्कोप होता है। स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से कंक्लूजन में तो मैं क्या करती थी कि मैं कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया या फिर कोई कन्वेंशन मैंने पढ़ा हो, जैसे डिज़ास्टर का है तो मैं सेंडाई फ्रेमवर्क मोस्टली यूज़ कर लेती थी, उसका कोई टारगेट वहाँ पर लिख देती थी। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर वो कहीं पर फिट बैठ रहा है तो वो कंक्लूजन में डाल दीजिए। कोई गवर्नमेंट स्कीम हो सकता है उससे रिलेटेड हो तो उसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं, पर उसको ज़बरदस्ती मत फिट कीजिएगा। इट शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन, तभी उसको डालने का कोई मतलब है। पर हाँ, डेफिनेटली उससे थोड़ा सा एक आंसर में यूनिकनेस आ जाता है, आपका कंटेंट जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एंड अदरवाइज डू इंश्योर कि कोई भी आप पॉइंट आंसर में लिख रहे हैं तो उसके पास मतलब उसको आप सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई डेटा देने की कोशिश कीजिए। दिस विल कम फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ करंट अफेयर्स या फिर इकोनॉमिक सर्वे, वट एवर रिसोर्स मटीरियल यू हैव रेफर्ड टू, वहाँ से आपके पास डेटा आएगा, आप उसको लिखिए।
और उससे सब्सटैंशिएट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर थोड़ा सा यूनिक कंटेंट लिखने का स्कोप होता है। तो आप जब एक बार अपने बेस नोट्स को देखिएगा तो वहाँ पर आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसको शायद सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास डेटा नहीं होगा, तो आप उसको गूगल कर लीजिए। और तब आपको गूगल पे क्या होगा कि आपको कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट या फिर कोई ऑथेंटिक रिसोर्स मिल जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ का जो है स्टैटिस्टिक दे देगा, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन उस पर जो उसका है वो दे देगा, तो उसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पर डू एंश्योर कि जो भी पॉइंट्स एटलीस्ट आपने नोट्स में कवर किए हैं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास कोई डेटा कमिटी या कुछ भी यूनिक कंटेंट हो। तो दिस आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग, और ये इससे जीएस का पार्ट जो है वो मेंस का हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो मैंने जो रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल था, जो बुक्स रेफ़र किए गए थे, उसी के हिसाब से चीज़ें की, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो किया, और उसके अलावा आंसर राइटिंग वगैरह है वो मैंने प्रैक्टिस की अच्छे से। तो ये मेरा मोस्टली ऑप्शनल स्ट्रैटेजी रहा था। सो 10 days बिफोर मेंस इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप जितना भी चीज़ आपने कलेक्ट किया है, जितनी भी चीज़ें आप जो भी आंसर्स लिखे हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, उनका एडुकेटली रिविजन होना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर हमें एक ब्लैंक पेपर पे आंसर्स लिखने हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूज़ नहीं है जिससे हमें चीज़ें याद आएँ, तो रिविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो 10 days बिफोर मेंस प्लीज़ फोकस ऑन रिविजन। और इसमें भी आपको जेनरिक पॉइंट्स या जनरल पॉइंट्स पर फोकस नहीं करना है, स्पेसिफिक कंटेंट पर फोकस करना है। जो आपने डेटा कमिटी, स्टैटिस्टिक, ये सब का जो भी लिस्ट बनाया है उसको रिवाइज कीजिए। सो मैंने क्या किया था कि 10 दिन पहले मैंने यही चीज़ों का एक लिस्ट बना लिया था, रादर दैन प्रिपेयरिंग सारे जेनरिक पॉइंट्स की लिस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि शायद जनरल चीज़ें मैं नहीं भूलूंगी, पर ये स्पेसिफिक चीज़ें जो स्टैटिस्टिक है वो मैं भूल जाऊंगी। तो ये सब का आप एक लिस्ट बना लीजिए। हार्डली आपके 3-4 पेज के में ये सारे नोट्स आ जाएंगे फॉर ईच पेपर। तो आप इनको रिवाइज करके जो है ज़रूर मेंस के लिए जाएं, ताकि आपको ये चीज़ें वहाँ पर लिखने के लिए याद रहें। एंड डेफिनेटली फोकस ऑन कंप्लीटिंग द पेपर विद इन टाइम लिमिट्स। आपके 3-4 आंसर्स लास्ट के कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइम पर पेपर ख़त्म करना। तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो आप कंप्लीट कर लेंगे, और डिसेंटली कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा परफेक्शन तो नहीं होगा, पर आप डिसेंटली कंप्लीट कर लेंगे। सो इसमें भी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब जैसे पीपल जनरली एडवाइज की 6-7-7 की स्ट्रैटेजी होती है, या फिर कोई और जो आपको फिट लगे आप उस हिसाब से फिट कर अपने आप को उस टाइम लिमिट्स में अपने आप को ढाल लीजिए। सो मेरा अलग था थोड़ा, मैं 6-7-7 फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत स्लो थी। सो मेरा टारगेट ये होता था कि मैं पहले 2 घंटे में किसी तरह से 15 मार्कर्स लिख लूँ, तो मेरा लास्ट का जो आर जाता था वो 10 मार्कर्स में जाता था। तो ये मैंने आफ्टर सब्सिक्वेंट टेस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही मैक्सिमम मैं कर पा रही हूँ। लास्ट के टेस्ट तक मैंने इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो मैं इसी स्ट्रैटेजी के साथ गई, मैं इसी टाइम लिमिट्स के साथ फाइनल पेपर में गई, और मैंने ऐसे ही लिखा, और डिसेंटली जो है मैं आई वॉज एबल टू कवर पॉइंट्स। पर डेफिनेटली लास्ट के 3-4 आंसर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पर डेफिनेटली प्रीलिम्स मेंस के बीच में अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू प्रेपरेशन। तो इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली आपको बस अपना डैफ जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप जहाँ से हैं, आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है, आप जहाँ पे अभी रहते हैं, आपका जो भी होम स्टेट है, द प्लेसेस वेर यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम। तो मेरे डैफ में बहुत सारी जगहें कवर्ड थी, तो मैंने उसी हिसाब से सारी जगहों पर प्रिपेयर किया कि वहाँ पर क्या ख़ास है, वहाँ के क्या चैलेंजेस हैं, उनको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इन्हीं एस्पेक्ट्स पर फोकस करके प्रिपेयर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हॉबीज़ हैं उन पे प्रिपेयर करना होता है। तो प्लीज़ इंश्योर कि जो भी आप हॉबी में लिख रहे हैं वो आपकी जेन्युइनली एक हॉबी है, क्योंकि बेमतलब के 2-3 चीज़ें ऐसे ही डाल देने से आपका वहाँ पर नुकसान ही होगा।
बिकॉज दोज पीपल हैव 30 to 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जो पैनल बैठेगा उन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स में काम किया है। तो ये सोचकर कभी भी नहीं जाना है कि शायद इस हॉबी के बारे में पैनल को नहीं पता होगा, बिकॉज दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, और अगर आप उस चीज़ पर आंसर नहीं कर पाएंगे तो इट विल show. Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Poorly in your marks. So, अगर आपकी एक ही हॉबी है, आप एक ही हॉबी लिखिए। मैंने एक ही हॉबी लिखा था, मैंने रीडिंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के अपना हॉबी लिखा था। तो क्योंकि मैं आई हैव डन दिस फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद इट। तो आप भी कोई ऐसी चीज़ लिखिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिस पर आप क्वेश्चंस आंसर कर सकें। एंड डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आंसर करना वहाँ मुश्किल हो जाता है, तो वी कैन नॉट नो एवरीथिंग, बट ये जो चीज़ें हैं, आपका डैफ जो है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और सेकेंडली जो आपका 2-3 दिन से पहले का जो भी न्यूज़ चल रहा है विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, उस पर फोकस करना है। सो नाउ हमें मेंस तक बहुत ज़्यादा एडिटोरियल सेंटर्ड न्यूज़ पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हम मेंस के सिलेबस के हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अब हमें थोड़ा सा फ्रंट पेज न्यूज़ पर फोकस करना है, जो ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसको सब लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे रैदर दैन कहीं कोई अलग अंदर के पेज से मोस्टली नहीं आएगा। जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ है उन एस्पेक्ट्स पर फोकस करें और उस पर भी अपना व्यू पॉइंट जो है डेवलप करें, बिकॉज वही आपको जाकर फाइनली बोर्ड को कन्वे करना है कि आप उस इशू को कैसे सोचते हैं। इसमें आपका कैसा व्यू पॉइंट है वो बहुत मैटर नहीं करता। डेफिनेटली बी वेरी बैलेंस्ड इन योर आंसर, बट अगर आप अपने स्टैंड को बहुत कन्विक्शन के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी आपका स्टैंड है उसको आप जस्टिफाई कर सकिए और अच्छे से स्कॉलरली वे में ढंग से एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह जस्टिफाई कीजिए, तो आप कोई भी इसमें स्टैंड ले सकते हैं। बट डेफिनेटली इट्स बेटर टू बी बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर बैलेंस शायद नहीं होना पॉसिबल होगा, तो अपना डिस्क्रिशन यूज़ कीजिए और हर चीज़ को जस्टिफाई करना सीखिए। एंड अदरवाइज आप 3-4 मॉक्स जो है अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको, मेरे साथ स्पेशली क्या हुआ था कि बहुत दिन से मेरी प्रेपरेशन सिंस घर में हुई थी, मेरा कोई सर्कल नहीं था, तो उस शेल से बाहर आने के लिए मुझे लगा कि मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से लोगों से बात ही नहीं की थी। तो मैंने आराम से आई थिंक 5-6 मॉक्स दिए थे। सो उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, बोलने का तरीका जो है वो इम्प्रूव हुआ। सो ऐसे ही 5-6 मॉक्स किसी भी आप कोई भी कोचिंग में जाके दे सकते हैं, जहाँ जिनका भी पैनल बहुत अच्छा है, और उससे आपको जो फीडबैक मिलेगा उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। मेरे इंटरव्यू में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे ऑप्शनल सेंटर्ड सवाल ज़्यादा थे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप इतना बड़ा पैकेज छोड़कर क्यों आ रहे हैं, एंड उसके अलावा आप आएंगे तो हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू द सिविल सर्विसेज। ई गवर्नेंस के बारे में पूछा गया। मुझसे इंडिया के जो COP26 के कमिटमेंट्स हैं वो पूछे गए थे। उसके अलावा मेरी हॉबी से सवाल किया गया था, नॉर्स माइथोलॉजी के रिगार्डिंग। सो क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल थे। बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है। बोर्ड एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था कि बोर्ड ने मुझे कहीं पर भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ। बोर्ड बहुत कंफर्टेबल रखता है आपको। सो आप बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए और बैलेंस्ड वे में आंसर कीजिए। सो आई थिंक ये पूरी मेरी स्ट्रैटेजी थी फॉर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्ज़ाम।
अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो लोग ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस होगा कि प्लीज़ अगर आपने सोच लिया है तो परसिस्ट इन द प्रोसेस, हैव फेथ, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बीच बीच में मेरे भी आए थे, देर आर फेजेस जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपके कहीं पर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हों, या फिर आपका सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा है, या फिर आपको अब थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। बट प्लीज़ कंटिन्यू टू परसिस्ट इन द प्रोसेस एंड फोकस कि अभी तक आपने कितना कुछ सीख लिया है। मेरे साथ यही डेफिनेटली हुआ कि मैं इस पर फोकस करती थी कि स्टार्टिंग में मुझे कितना कुछ नहीं पता था, पर आफ्टर सम मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन आई वॉज अ मोर नॉलेजेबल पर्सन, और ऊपर से मेरे अंदर एक डिसिप्लिन आ गया था, मैं एक शेड्यूल को फॉलो करने लगी थी। तो ये सब मेरे लाइफ में पहले नहीं था। तो ये सब देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि मैंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है, तो इफ़ आई कंटिन्यू डूइंग दिस मेरे अंदर और भी चेंजेस आ जाएंगे। तो आप भी कोई ऐसा मोटिवेटिंग फोर्स ढूंढिए, नहीं तो आप इसी चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपने कितना कुछ सीख लिया है, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन आ गया है, एंड कंटिन्यू टू परसिस्ट। बहुत लंबा प्रोसेस है, एक मैराथन की तरह है, पर भागना पड़ेगा और भागते रहना है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू परसिस्ट, दैट इज़ माई ओनली एडवाइस फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।